अहम तरीन खबर, अहम तरीन डेवलपमेंट। इसराइल ने किया ईरान पे हमला और ये हमला रात के एक बार फिर अंधेरे में इसराइल ने, जिसका कहना है कि उसने जौहरी और मिलिट्री तंसीबात को निशाना बनाया, उसने रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया है। और इसके बाद से लेकर अब तक पूरी दुनिया अब ये देख रही है कि इसराइल कब रिटेलिएट करेगा। एक बार फिर जंग का आगाज हुआ है। ईरान की जानिब से इंतज़ार किया जा रहा है कि क्या जवाब दिया जाता है या नहीं। ये याद रहे तमाम तर व्यूअर्स को कि अभी कुछ ही दिन पहले हमने ये देखा कि ओमान में 5वां दौर इख्तिताम को पहुंचा, जब अमेरिका की जानिब से ये कोशिश की गई दीगर सालसियों के साथ कि किस तरह से ईरान को ये बावर कराया जा सके कि उसे मज़ीद यूरेनियम इनरिचमेंट की ज़रूरत नहीं है। और ईरान ने ये कहा कि हम इस डील में से बाहर आ जाएंगे लेकिन अपनी यूरेनियम इनरिचमेंट को ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि खित्ते में जो सूरत हाल है, जिस तरह से इसराइल दीगर ममालिक में हर्जा सराई कर रहे हैं, उसमें उस सूरत हाल में जो है वो इस सूरत हाल में ईरान को कितना नुकसान हो सकता है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। इसी सूरत हाल के लिए ईरान बार बार ये कह रहा था। कल रात यानी पाकिस्तानी वक्त के हिसाब से रात के वक्त में ये हमला ईरान पर किया गया है। ईरानी जोहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया, उनके मिलिट्री जनरल को निशाना बनाया गया, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाया गया और साथ ही रेजिडेंशियल एरिया पर भी अटैक किया गया। और उसके बाद मुसलसल हम देख रहे हैं कि दोनों जानिब से, चाहे वो ईरान हो या इसराइल हो, तमाम तर सालसियों की जानिब से बयानात सामने आ रहे हैं कि आया इस सूरत हाल को किस तरह से कर्ब किया जा सकता है। ये फुटेजेस जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रात के हैं, ये उस वक्त के हैं जब इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर हमला किया गया। और एक दफ़ा फिर से ईरान की जानिब से ये बात की गई है कि इसराइल ने चूंकि ये इनिशिएट किया, इसका जवाब हम देंगे, रिटेलिएट हम करेंगे। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब तक जो चीज़ हो चुकी है, इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के सरबरा मेजर जनरल हुसैन सलामी शहीद हुए हैं। इसके अलावा जौहरी साइंसदान हैं फरीदून अब्बासी और इसके साथ साथ मोहम्मद मेहदी, वो भी शहीद हुए हैं। इसके साथ साथ खतबुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल गुलाम अली राशिद की भी इन हमलों में शहादत हुई है। और ईरान पर हमले के बाद अब इसराइली वज़ीर दिफा का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने मुल्क में हंगामी हालत नाफिज करने का ऐलान भी कर दिया है। जो ईरान के आर्मी चीफ हैं, उनके हवाले से भी कुछ इत्तलात थी, लेकिन वो अभी तक अनकन्फर्म्ड है। तो अभी तक सादिया जो हो चुका है वो अपने नाज़रीन को बताएं और ये भी बताएं कि इसराइल ने कहाँ कहाँ ईरान के किस किस शहर में हमला किया है। तो तबरेज़ है, इसके अलावा करमनशाह है, अराक है, इलाम है, अहवाज़ है, इस्फहान है, नेतेंस जहाँ पे जौहरी तंसीबात थी, और तेहरान पे हमला किया है। और आज जब तमाम तर दुनिया बेदार हो रही होगी दुनिया के हिस्से में, तो वो देख रही होगी कि किस तरीके से एक बार फिर गासिब इसराइल हमला आवर हुआ है। अब तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि अब जबकि यह हमला हो चुका है तो चीन ने जो उसके शहरी हैं इसराइल में, उनको खबरदार किया है। इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त ये तमाम तर हमला हुआ सादिया, उससे महज आधे घंटे पहले जो यूएस एनवॉय थे इन इसराइल, उनका बड़ा ही एक अजीब सा मैसेज था जो उन्होंने अपनी एम्बेसीज को भेजा था। और उन्होंने कहा था कि सब तैयार रहें। जबकि आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो ये तस्वीर है, ये सुबह की तस्वीर है, ये तेहरान है जहाँ पे रिहायशी कॉम्प्लेक्स है, इसको निशाना बनाया गया है। बिल्कुल, आप कुछ बता रहे थे फैसल के रात भर इससे पहले, इस पूरी डेवलपमेंट से पहले अमेरिका की जानिब से अमेरिका का ये बयान इस वक्त लगातार सामने आ रहा है कि अमेरिका इस हमले के पीछे नहीं है। लेकिन अगर आप देखें, वो जो यूएस एनवॉय जो थे, उन्होंने ये मैसेज किया था, यूएस एम्बेसडर, उन्होंने ये किया कि एट आवर एम्बेसी इन जेरूसलम एंड क्लोजली फॉलोइंग द सिचुएशन प्रे फॉर द पीस ऑफ जेरूसलम। तो आधे घंटे पहले ये चीज़ आना और उसके बाद हाई अलर्ट पे आना, इसका मतलब यही था कि कहीं ना कहीं अमेरिका को मालूम था कि ये चीज़ होने जा रही है। प्रॉबेबली देखें, जो सिचुएशन डेवलप हो रही थी पिछले 2 दिन से, उससे लग ऐसा रहा था कि क्या इस तरफ सूरत हाल हो सकती है। ऐसे में बीइंग एन एलाई विद इसराइल, ये सूरत हाल बन सकती थी। हमारे साथ ईरानी साफ़ी वाजिद नगरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे सिचुएशन को देख रहे हैं, क्या कुछ हो चुका है अब तक, ज़रा आप हमें आगाह कीजिए। अलैकुम अस्सलाम, मैं मुर्तज़ा नगरी ईरान से आपकी खिदमत में हूँ और इस वक्त वाक़ईन एक बहुत बड़े हमले की कैफियत है। ईरान के तकरीबन तमाम शहरों में ये हमला हुआ है इसराइल की तरफ से। तेहरान समेत दीगर जो इनके बड़े बड़े शहर हैं, तबरेज़, शिराज, इस्फहान, और हत्ता जो ईरान के बॉर्डर एरियाज़ हैं जो इराक़ से मुत्तसिल हैं, मेहरान बॉर्डर, चज़्ज़ाबे बॉर्डर, जो इराक़ियों की आमद-ओ-रफ़्त के लिए खुला रहता है या ईरानियों की इराक़ जाने के लिए,
वहाँ तक ये हमला हुआ है। और नो डाउट ये ईरान की जो मुआसिर तारीख है उसके अंदर एक बहुत बड़ा हमला करार पाएगा। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि ये जब तमाम तर चीज़ें शुरू हुई हैं, इसराइल का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या फिर जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया है, अवामी जो रिहाइशगाहें उनको निशाना नहीं बनाया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ जो लोकली आ रही हैं हमारे मीडिया पर, जिनको हम देख रहे हैं ईरान की लोकल मीडिया पर, जो इनका सोशल मीडिया लोकल है, उसके ऊपर कई फैमिलीज़ इसका शिकार हुई हैं, कई लोकल लोग जो हैं वो इसका शिकार हुए हैं, कई बच्चे शहीद हुए हैं। और पूरी-पूरी जो बिल्डिंग्स हैं, जो रिहायशी इमारतें थीं, जिनके अंदर खानवादे आबाद थे, फैमिलीज़ आबाद थीं, कोलैप्स किया है। एक बिल्डिंग तो पूरी कोलैप्स हुई है तेहरान के अंदर। उसके अंदर कई फैमिलीज़ आबाद थीं। एक बच्ची की तो तस्वीर मैंने खुद देखी है और मेरा दिल खून के आंसू रोया है। एक बेचारा 6 साल का या 5 साल का बच्चा है, वो खाक के नीचे उसका जनाज़ा पड़ा हुआ है। और कई शहादतें तेहरान के अंदर ऐसी हैं जो अभी मुतवक्के हैं, चूँकि इन्होंने आबादी को टारगेट किया है। ईरान एक ऐसा मुल्क है जहाँ इनके साइंसदान हों, इनके फौजी जर्नल्स हों, मिलिट्री के जो लोग हैं, वो आम इलाकों में रहते हैं। कोई ख़ास इनके यहाँ ऐसी सेटिंग्स नहीं है कि बंकरों में जाके छुप जाएँ और ये सारा सिलसिला। तो इन्होंने आबादियों को बिला इस्तिस्ना टारगेट किया है और आप देखेंगे थोड़ी देर बाद कई ऐसी अमवात की खबरें आपको मिलेंगी, कई ऐसी शहादतों की खबरें, जिनमें बच्चे और ख़वातीन की एक बड़ी तादाद आपको मिलेगी। मुझसे आप बताइएगा कि इस पूरे मामले अमेरिका की जानिब से बयानात आ रहे हैं। कल एक डेवलपमेंट हुई, उन्होंने कहा कि हम सारे मामले में इसराइल के साथ खड़े हैं, क्लोजली जेरूसलम की सूरत हाल को देख रहे हैं। फिर आज जब ये हो जाता है तो उसके बाद वो ये कहते हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो कल से लेकर अब तक अमेरिका से जुड़ी क्या खबरें आ रही हैं फिर? देखिए ना, इसराइल के किसी भी इक़दाम के पीछे अमेरिका ना हो, ये मानने वाली बात है। आप इस बात को कबूल करती हैं? दुनिया में जितने भी वाक़यात हो रहे हैं, ये बिलख़ुसूस इस खित्ते के अंदर जितनी भी तब्दीलियाँ हो रही हैं, वो अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर इसराइल का रक़बा क्या है? इसराइल का रक़बा हमारे शहर कराची से भी आधा है। तो एक ऐसा मुल्क है जिसका रक़बा भी छोटा हो, जिसकी आबादी भी कम हो, उसको वो कैसे इतनी बड़ी जुर्रत कर सकता है कि एक 8-9 करोड़ आबादी का मुल्क और एक खित्ते में मजबूत मुल्क उसके ऊपर धड़ल्ले से हमला कर सके? ये हमला जो है इस बात की दलील है। और जितना असलहा इसराइल के पास है, क्या ये इसराइल का है? ये दुनिया जानती है। यही मामलात उन्होंने फ़लस्तीन के लिए भी कहे, यही मामलात लेबनान के लिए भी कहे, यही मामलात सीरिया के लिए भी कहे गए, यही मामलात लीबिया के लिए भी थे, यही मामले। ये तो ऐसा बयानिया है कि अमेरिका हर कदम के ऊपर तमाम मामलात करने के बाद अब लाज़मी बात है, क्योंकि इसका रिटेलिएशन भी होगा ना। आप जानती हैं कि जब आप किसी के हाथ पैर पर जख्म देंगे तो यकीनन वो भी जवाब देने की कैफियत में आएगा, और ना चाहते हुए भी वो जवाब देगा। तो अगर वो जवाब देगा तो यकीनन आपको किसी ना किसी हद तक तो नुकसान होगा। तो उस नुकसान से अपने आप को बचाने के लिए अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि अपने आप को इस मामले से निकाले और इसराइल को फ्रंट पे रखे। इसराइल डूब भी जाए तो अमेरिका को नुकसान नहीं है, बचे तो अमेरिका को फायदा है। खित्ते में उसकी हुक्मरानी होगी, बदमाशी होगी, और इसराइल डूब जाए तो अमेरिका को नुकसान नहीं है। एक मुल्क डूब गया, जिस तरह पहले अमेरिका की मेहरबानियों से सैकड़ों मुल्क डूब चुके हैं। सैकड़ों से मेरी मुराद बहुत ज्यादा हो गया, यानी दसियों मुल्क डूब चुके हैं। इस तरह से इसराइल भी डूबेगा। मुसलसल ईरानी जो लीडर्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, और ये अब से नहीं, पिछले हम तकरीबन 1.5 साल से इस तरह के वाक़यात देख रहे हैं। इंटरनेशनली इसको क्यों हाईलाइट किया भी जाए तो उसको बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया जाता। आप किसी भी मुल्क की लास्ट अटेम्प्ट ये होती है कि उसके लीडर को डायरेक्टली आप अटैक करें, और मुसलसल ईरान के साथ तो हम यही सूरत हाल देख रहे हैं। नोबडी सीम्स टू टॉक अबाउट इट। देखिए ना, पूरी दुनिया का जो इस वक्त पूरी दुनिया की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जिसे आप इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं या जिसे आप उर्दू में इस्तेमार कहते हैं या तागुत कहते हैं, उनका मसला क्या है? उनका मसला ये है कि दुनिया की तमाम वसाइल पर हमारा कब्जा हो, दुनिया को हम अपने इशारों पर चलाएं, लोग हमारी बात सुन के, हमारी बात मान के अगर हमारे अंडर में रहें तो ठीक है, वरना हम उनको तबाह बर्बाद कर देंगे। यही सूरत हाल ईरान के साथ भी हुई है। ईरान चूंकि एक मुद्दत से अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जो है वो सीसा फैलाई हुई दीवार बना हुआ था, तो उनको ये करना था और ये करते हुए आई। कोई नई बात थोड़ी है। आपने देखा ना, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को मारा गया, मुअम्मर कज़ाफ़ी को लीबिया के अंदर मारा गया, सूरिया के अंदर हाफिजुल असद को जो है वो रशिया ने बचाया, और यानी बाल वो बचे, आप यूं कह सकते हैं। तो आप इस तरह के कई मामलात आप देख सकते हैं। यूक्रेन के जरिए रूस के कई जर्नलिस्ट को मरवाया गया जो उनके एलीट क्लास के जर्नलिस्ट थे।
तो ये तो इनका सिलसिला चल रहा है। ये चाहते नहीं है कि कोई भी मुल्क इनके आगे खड़ा हो। और अभी बर्किना फासो का आपने वाकया सुना, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है 35 साल इब्राहिम टोरेरो, उसको भी जो है वो आप जानती हैं असैसिनेशन की धमकियां दी गई। और ये सारे ये तो दुनिया के सामने एक खुला हुआ चैप्टर है। एज वी आर टॉकिंग, अब लोग अगर बात करने से घबराएं तो इसका कोई हल और इलाज नहीं। एज वी आर टॉकिंग एक ये भी खबर आ रही है कि इसराइल के अटैक की तीसरी लहर भी इस वक्त उन्होंने शुरू की है। फाइटर जेट जो हैं उन्होंने एयर डिफेंस और रडार्स को निशाना बनाना शुरू किया। अच्छा, जनरल बाकरी के हवाले से कुछ मुतज़ाद इत्तलात हैं आपके पास, क्या खबरें हैं? यहाँ के लोकल मीडिया के मुताबिक जो है वो उनकी शहादत की तस्दीक हो रही है काफ़ी हद तक जनरल बाकरी के हवाले से, लेकिन तजाद अभी भी मौजूद है। कुछ खबरें उनकी हयात के हवाले से हैं और कुछ खबरें उनकी शहादत के हवाले से हैं। बाकी जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे या इनके जो ग्राउंड फोर्सेस के जो जर्नलिस्ट थे उनकी शहादतें और इनके जो एटॉमिक साइंटिस्ट थे उनकी शहादतें तो कंफर्म हो चुकी हैं। ज़रा ये भी बता दीजिएगा कि कौन कौन से इलाके हैं that has been continuously under the attack from Israel? देखिए, जो इनके जो एटॉमिक सेंटर्स थे जिसमें नेतन्स है इस्फहान के रास्ते में, फर्दो है शहर मुक़द्दस है जो इनका होली सिटी क़ोम है उसके पास है, उसके अलावा बूशहर है, उसके अलावा शिराज और तबरेज़ हैं, तेहरान के अलावा ये सारे इलाके अंडर अटैक हैं। अच्छा, अब जब से ये हमला शुरू हुआ है ईरान में ये ख़बरें थीं कि कुछ ही देर में सुप्रीम लीडर जो हैं वो ऐलान करेंगे बाकायदा जंग का, उसको भी अब काफ़ी देर हो गई है। जाहिर सी बात है हम एक्सपेक्ट तो नहीं करते कि इस तरह की जंगें शुरू हों, लेकिन रिटेलिएशन होगी और लाजमी होगी क्योंकि मासूम निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया है। उसके हवाले से कोई अपडेट? देखिए, ईरान इनकी तदबीरी कैफियत जो है वो इंतहाई मुदब्बिराना और सब्र पर मुश्तमिल है। ये कोई मैं इनकी तारीफ में जुमले नहीं कह रहा हूँ, ये आप मुसलसल इनकी हिस्ट्री के अंदर देख चुके हैं। ये इंतहाई सब्र के साथ और मुदब्बिराना फैसले करने वाली कौम है और यकीनन ये अपना बदला लेंगे। लेकिन मसला ये है कि दुश्मन ने गाफिलगिराना हालत में इनके ऊपर हमला किया और यकीनन वो अपने तमाम मामलात को वहाँ पर सेट करके लोगों को बंकर्स में डाल के खुद अपनी जो उनकी कैबिनेट है जंग की या उनकी जो एलीट क्लास है उसको भी बंकर्स में छुपाने के बाद उन्होंने ये कार्रवाई की होगी। तो फिलहाल अगर ईरान जज्बात में कोई रिटेलिएशन देता भी है तो उसका कोई खातिर खा फायदा नहीं होगा। ये भी नाप तोल कर हिसाब किताब के बाद यकीनन जवाब देंगे और सख्त जवाब होगा। ये मेरे ख्याल से खित्ते में एक ऐसी चिंगारी है कि जो शिद्दत के साथ भड़केगी, क्योंकि जब आप किसी के घर में हाथ डालते हैं और वैसा घर के जिसके पास जवाब देने की ताकत भी हो और सलाहियत भी हो तो वो यकीनन जवाब देगा, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो ये मेरे ऊपर शेर बन जाएंगे और ये हमले बार बार करेंगे। तो ऐसी कैफियत से बचने के लिए ईरान पर लाजिम है कि वो एक ऐसा जामे जवाब दे जो इसराइल के लिए और उसके करते दर्दों के लिए भी एक मुअस्सर जवाब हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।